हेलो स्टूडेंट्स, के क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। केवीएस एनवे स्पेशल एजुकेटर टीजीटी पीआरटी की प्रिपरेशन में हमने एक सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें मैंने आपको जो हमारा पार्ट ए है, पार्ट ए जो हमारा है उसमें हमने आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट नीड ऑफ असेसमेंट को पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, पार्ट ए में हमने आइडेंटिफिकेशन और नीड ऑफ असेसमेंट को पढ़ा था, और मैंने कल आपको पार्ट बी भी करवाया था, जिसमें हमने करिकुलम वाला जो पोर्शन था हमारा, वो भी हमने शुरू कर दिया है। अब आगे मैंने आपको असेसमेंट जो हमारी एनआईएमएच की जो बुक है, एनआईएमएच की जो बुक थी, हमने उससे असेसमेंट को पढ़ा था। ठीक है, और अभी हम पढ़ेंगे हमारे उसी असेसमेंट पार्ट को ओपन यूनिवर्सिटी का जो पार्ट है हमारा, उससे पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्योंकि जो एनआईएमएच की बुक है उसमें सिर्फ एक बेसिक सा बताया गया है, लेकिन हमारा सिलेबस में सिर्फ इतना ही नहीं आएगा। ये एक टीजीटी लेवल की एग्ज़ाम है, तो हमें बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ेगा, और इसीलिए हम ओपन यूनिवर्सिटी के सोर्स को नहीं छोड़ सकते हैं, उसको भी साथ लेके चलेंगे, जिसमें आज हम असेसमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करेंगे, और उसके बाद में उसके टाइप्स और उसके जो एलिमेंट्स हैं जो असेसमेंट करने के, उनको हम कंपोनेंट्स को भी इसमें साथ में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। अगर अभी भी आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की तो आप अभी अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। रिज़ल्ट आपका 20 तारीख से पहले कभी भी आ सकता है, 20 से पहले आ जाएगा, ये कंफर्म है। और इसके बाद में केवीएस ज़्यादा आपको टाइम नहीं देने वाला है तैयारी के लिए। तो आप जैसे भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ से कर रहे हैं या कहीं किसी से पढ़ रहे हैं, वो आप देख लीजिए, लेकिन तैयारी शुरू कर दीजिए। और केएम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, डिटेल्ड करवाया जाएगा। ऐसे ही सिर्फ क्वेश्चंस या फिर नॉर्मल नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको पूरा एग्ज़ाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा कोर्स कराया जाएगा, जिसमें पूरा मैटर भी आपको दिया जाएगा। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी के सोर्स से हमने यहाँ तक पढ़ लिया था पहले। ठीक है, और जो ये MDPS टूल है, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में करवा दिया है NIMH से। तो इन टूल्स में जो कॉमन है वो हम फिर से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, इनके नोट्स भी आपके पास हैं, आप पढ़ लेना। तो हम इनको वापस से नहीं पढ़ेंगे, जबकि इनकी जो स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे ये टॉपिक उसमें नहीं था, जो हमने NIMH से जो टूल पढ़ा था उसमें ये टॉपिक नहीं था, तो हम ये यहाँ से पढ़ते चलेंगे। जो MDPS टूल है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए, एक तो ये निरीक्षणीय और मापनीय शब्दों में लिखित है। जैसे इसको हम A और B में माप भी सकते हैं, और ये जैसे लिखा हुआ है उससे हम उसका एक्सप्लेनेशन भी समझ सकते हैं। अलग निर्मित 18 क्षेत्र जो बच्चे के वर्तमान स्तर निर्धारित करने में वस्तुनिष्ठता प्रदान करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप इसको A और B के रूप में भी लिख सकते हैं कि कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और इसको उसको हम वर्तमान स्तर को भी माप सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जैसे उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो पूरा एक्सप्लेनेशन की तरह दिया गया है, जिसको हम देखते हैं कि अच्छा बच्चा ऐसे कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। तो दोनों चीज़ इसमें सम्मिलित है। सभी आइटम सकारात्मक आंकलन करने के लिए सकारात्मक भाषा में लिखे गए हैं, अर्थात सभी आइटम में यह विशेष ध्यान रखा गया कि बच्चा क्या और किस कठिनाई स्तर तक करता है, बच्चा क्या नहीं करता है, इसकी चर्चा नहीं की गई है। तो इसमें सिर्फ यही बताया गया कि कौन सा जो बच्चे का जो करने का लेवल है किसी भी कार्य को, वो लेवल क्या है, लेवल 1, लेवल 2, इस तरह उसमें दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं, नेगेटिव कोई शब्द यूज़ नहीं किया गया है कि ये नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। ठीक है, वो तो मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए उसका यूज़ किया है। फिर क्या, प्रत्येक क्षेत्र में समान संख्या में आइटम रखे गए हैं। अब इसको मापने के लिए हमारे आसानी हो जाती है, जो परसेंटेज हम निकालते हैं उसमें हमारी आसानी हो जाती है, क्योंकि हर एक डोमेन के अंदर सेम ही एक्टिविटीज़ की जो संख्याएं हैं उनको रखा गया है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जैसे एक डोमेन में 20 ही संख्याएं हैं, तो कुल हमारे जो 18 डोमेन हैं और उनमें कितने 20-20 संख्याएं हैं, तो कुल 360 एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास। ठीक है,
तो जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो सभी डोमेन्स का बराबर निकलता है। फिर अगली क्या इसकी स्पेशलिटी है, सभी आइटम सरलता से कठिन क्रम में रखे गए, मतलब पहले सबसे सरल रखा गया, उसके बाद उससे कठिन, फिर उसके बाद उससे कठिन, इस तरह रखे गए हैं। वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित अंकन प्रणाली जो बच्चे के क्रमिक विकास का सरल वर्णन करता है। इसमें जो साइंटिफिक तरीके से उसका क्रमबद्ध तरीके से अंकन प्रणाली भी दी गई है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका जो कंटिन्यूस डेवलपमेंट है वो किस प्रकार हुआ है। अब इसके कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं इसके, वो भी हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है, यह टूल काफ़ी पुराना हो चुका है परंतु इसमें समाकुल परिवर्तन नहीं है। मतलब ये बहुत पहले जब बनाया गया था तब से लेकर अब तक सेम वैसा ही है, इसमें आवश्यकता के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो आज की जो ज़रूरतें हैं, वर्तमान समय की जो ज़रूरतें हैं, उनको उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यह बहुत ही अभी रेलिवेंट नहीं कर सकते हम इसको। इसके बाद में टूल की अंकन पद्धति सीमित है, जो हाँ या ना पे आधारित है। अब जो इसमें जो हम अंक देते हैं बच्चे को, वो सिर्फ हाँ या ना के बेस पे देते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम बता नहीं सकते बच्चे को कुछ, बच्चे के बारे में कोई उस एक्टिविटी के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, जो कि इसको लिमिट करता है। टूल का प्रयोग करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब इसका जो प्रोग्रेस रिकॉर्ड है ना, जो अंक वाला, वो हमने पढ़ लिया था, नीला और बी वाला, ये हमने FACP भी हमने पढ़ लिया, तो हम वापस से अपना समय ख़राब नहीं करेंगे यहाँ पे, आगे चलते हैं। ये प्राथमिक माध्यमिक, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये जो टेबल है ये भी हमने पढ़ ली थी। फिर इसके बाद में अंकन का प्रारूप भी हमने इसको पढ़ लिया था, ये PVVP है, प्रॉम्प्ट वाला भी हमने पढ़ लिया है। अब इसकी विशेषताएं शुरू कर लेते हैं, ये हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो FACP की जो जैसे फंक्शनल इसमें लिखा हुआ भी, इसके नाम में भी है फंक्शनल, कार्यात्मक, तो यह एक कार्यात्मक उपागम है। मतलब इसकी जो अप्रोच है वो एक्टिविटी बेस्ड है, ठीक है ना, वो कौन से बच्चे कार्य कर पाता है, कौन सा नहीं कर पाता है, उस पर बेस्ड है। तो इसकी एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो ये है कि ये कार्यात्मक है। दूसरा नए व्यवहारों के अंकन का प्रावधान है। मतलब इसमें जो भी हम उसमें लिखा था ना कि हम ऐड कर सकते हैं, अगर कुछ बच्चा कोई नया व्यवहार दर्शा रहा है तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। सामान्यीकरण के सिद्धांत पे आधारित है, मतलब इसमें जो हम असेसमेंट करते हैं उसके बाद में जो बच्चे पे जो कार्य किया जाता है वो सामान्य जो उसको जनरलाइज किया जा सकता है। मतलब वो है बच्चा, अगर आप कोई उसके जो दैनिक जीवन के कार्य हैं उनको भी इसमें ऐड किया गया है, डेली लाइफ के जो कार्य है ना उन्हीं को इसमें ऐड किया गया है, तो वो नॉर्मली बच्चा कर पाता है। कक्षा नियोजन के स्पष्ट विकल्प प्रावधान है। अब इसमें जैसे स्कूल के लिए भी उसमें पूरी तरह से बताया गया है कि कितने अंक प्राप्त करने पे कौन सी कक्षा में जाएगा, कितने प्राप्त करने पे कौन सी कक्षा में जाएगा, तो उसका एक पूरा क्लियरली उन्होंने लिखा है कि किस तरह से इस टूल का उपयोग करना है और किस तरह से उसमें हमें बच्चों को क्लासिफाइड करना है क्लास के बेस पे। मानकीकृत है, मतलब ये इसमें एक मानक निर्धारित है, जैसे उसमें 80% की बात की गई है, और इस टूल को भी पहले ही परीक्षण किया गया है कि ये जो टूल है वो अगर किसी बच्चे पे अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आते हैं वो रेलिवेंट हैं कि नहीं है, वो सही हैं कि नहीं है। तो ये एक स्टैंडर्ड वाला टूल है जिसको उपयोग हम कर सकते हैं, मतलब इसको मानक मिला हुआ है, मानकीकृत है ये। अंकन प्रारूप उपलब्ध है, मतलब इसमें अंकन देने का भी सिस्टम दिया गया है। ये तो इसकी हो गई विशेषताएं। अब इसकी जो सीमाएं हैं वो पढ़ लेते हैं। 3 सीमाएं इसमें दी गई हैं। नए आइटम जोड़ने की सुविधा है, विश्वसनीयता और वैधता प्रभावित हो सकती है। मतलब अगर हम इसमें जैसे जब इसको मानक दिया गया था, इसको मानकीकृत किया गया था कि FACP एक टूल है जिससे हम बच्चे का आंकलन कर सकते हैं, तब जो उसमें जो एक्टिविटीज़ थी वो जो ऐड थी उनके आधार पर दिया गया था। लेकिन क्योंकि इसमें लिखा गया है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी समस्यागत व्यवहार या कुछ एक्टिविटीज़ को ऐड कर सकते हैं, तो जो मानक हमने जिन एक्टिविटीज़ के बेस पे दिया है
वो अभी उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो नई एक्टिविटी ऐड करी है उस पे तो किसी ने मानक नहीं दिया, उसका तो किसी ने नहीं बताया कि आप ये रेलिवेंट है कि नहीं है, ये इस टूल पे काम करेगी कि नहीं करेगी, ये बच्चे के लिए सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा है, छात्र की प्रगति का रिकॉर्ड रखने हेतु विशेषज्ञ की आवश्यकता है अनावश्यक पेपर कार्य। मतलब जो एक इसका जो प्रगति पत्र हम तैयार करते हैं, जो रिकॉर्ड हम तैयार करते हैं, उसके लिए हमें एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, नॉर्मली हम नहीं कर सकते हैं। और जो इतना अधिक इसमें पेपर वर्क इतना अधिक है, जो कि ज़रूरत नहीं है जिस चीज़ की, उससे ज़्यादा भी उसमें पेपर वर्क करना पड़ता है हमें। विशेष शिक्षा का विकल्प समावेशी शिक्षा का नहीं है। इसमें स्पेशल एजुकेशन के बारे में बात की गई है, क्योंकि जो क्लासेस इन्होंने बताई हैं कि इस क्लास में जाएगा, उस क्लास में जाएगा, वो स्पेशल एजुकेशन के बेस पे बताई हैं। जैसे स्पेशल एजुकेशन में प्राथमिक फर्स्ट, प्राथमिक सेकंड, सेकेंडरी फर्स्ट, सेकेंडरी सेकंड, वोकेशनल क्लासेस होती हैं, लेकिन नॉर्मल जो समावेशी स्कूल्स हम चलते हैं, उनमें क्लास 1, 2, 3, 4 इस तरह से चलते हैं। तो इनमें इंक्लूसिव एजुकेशन की कोई बात नहीं की गई। लंबे समय से पुनरावृत्ति नहीं हुई है, मतलब इसको बहुत टाइम हो गया, इसको रिन्यू नहीं किया गया है। समस्या व्यवहार के लिए कोई क्षेत्र नहीं है, समस्यात्मक व्यवहारों के लिए इसमें कोई डोमेन नहीं रखा गया है, सिर्फ एजुकेशनल बेस्ड पे इसको बनाया गया है। अगला टूल बेसिक एमआर, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप यहाँ से भी एक बार वापस से पढ़ लेना, लेकिन ये हमने सारी चीज़ें है ना वो कवर कर ली हैं। अभी ये यूनिट हमारी ख़त्म हो गई है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मूल्यांकन। ये मूल्यांकन नहीं है, बेसिकली ये असेसमेंट ही है, ठीक है। ये असेसमेंट ही है, ठीक है ना, ये मूल्यांकन नहीं है। हिंदी में जो बोलने में, बोलचाल की भाषा में असेसमेंट को मूल्यांकन भी बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि दोनों ही असेसमेंट, एवोल्यूशन और असेसमेंट दोनों ही परीक्षण है, एक तरह से टेस्ट हैं, तो उनको हम मूल्यांकन भी बोलते हैं। बाकी ये हम असेसमेंट ही पढ़ रहे हैं, आप ऐसे कंफ्यूज ना हो कि हम मूल्यांकन पढ़ रहे हैं। इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे मूल्यांकन की, मतलब असेसमेंट की परिभाषा पढ़ेंगे, असेसमेंट के फंडामेंटल एलिमेंट्स जो हैं वो पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स हैं वो पढ़ेंगे, और जो मूल्यांकन के टाइप्स हैं और उनका क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और जो तरीके हैं, किन किन तरीक़ों से हम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं। मूल्यांकन का शिक्षक शैक्षिक तत्परता, सीखने की प्रगति, कौशल अधिग्रहण या छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने, मापने और दस्तावेज करने के लिए उपयोग करते हैं। मूल्यांकन का उपयोग जो एक टीचर है वो किस लिए करता है कि शैक्षिक तत्परता कितनी है, मतलब बच्चा सीखने के लिए कितना तैयार है, उसकी प्रगति क्या है, उसके स्किल्स क्या हैं, वो कितना एक्वायर कर पा रहा है, जो चीज़ें उसको पढ़ाई जा रही हैं वो उसको कितना ग्रहण कर पा रहा है, ठीक है। अधिग्रहण का मतलब होता है एक्विजिशन, जिससे वो कितना अपने पास वो जो चीज़ें उसको सिखाई जा रही हैं वो उसको कितना यूज़ में ले पा रहा है। छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं, मतलब उसकी जो सीखने की क्या क्या ज़रूरतें हैं, और उनको मापने, और उनका फिर डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजीकरण मतलब होता है उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसको एक बुक के अंदर लिख लेना या फिर उसका एक रिकॉर्ड तैयार करना। मूल्यांकन शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, परंतु इकाई में आप छात्र मूल्यांकन के प्रकार, उद्देश्य, मूल्यांकन के मौलिक घटकों और मूल्यांकन के तरीकों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि मूल्यांकन किस किस प्रकार से किया जाता है। मूल्यांकन का मतलब आप समझ के चलें, असेसमेंट की ही बात हो रही है, ठीक है ना। ये मूल्यांकन एवोल्यूशन वाला नहीं है, ये आप ध्यान में रख कर चलें, कहीं आप समझें कि मूल्यांकन एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन नहीं है। आपको जब वीडियो के अंत में मैं असेसमेंट और एवोल्यूशन में बेसिक अंतर होता है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी हम अपने यूनिट कंप्लीट करते हैं। मूल्यांकन के माध्यम से छात्र अधिगम को मापना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दोनों प्रशिक्षकों और छात्रों को इस बात के लिए उपयोगी प्रतिक्रिया प्रदान करता है, मतलब जो उसको रिजल्ट के रूप में हमें ये अपना फीडबैक मिलता है एक तरह से। छात्र की सफलता पूर्वक सीखने के उद्देश्यों को किस हद तक पूरा किया जा सकता है, टीचर को ये पता चलता है कि उसने जो पढ़ाया है वो किस हद तक बच्चा सीख सका है, और उसको क्या चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी जो टीचिंग मेथड्स हैं उनमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है, वो उसकी जो टीचिंग है वो कितनी इम्प्रूव हुई है, या फिर वो कितना पढ़ा सकता है, और बच्चे को ये पता चलता है कि उसने कितना सीखा है, ठीक है। तो ये दोनों प्रतिक्रिया मिलती है, इसमें बच्चे को भी मिलती है और टीचर को भी प्रतिक्रिया मिलती है। अभी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी।
शिक्षा में जब मूल्यांकन विभिन्न प्रकार के तरीकों या उपकरणों को संदर्भित करता है, जो शिक्षा में मूल्यांकन जो शब्द है, यहाँ से विभिन्न प्रकार के तरीकों और उपकरणों को संदर्भित करता है। मतलब इसमें मूल्यांकन का मतलब है कि कई प्रकार के तरीके और कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स जो शैक्षिक तत्परता, सीखने की प्रगति, कौशल अधिग्रहण और छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को मूल्यांकन करने, मापने और दस्तावेज करने के लिए उपयोग करता है। मूल्यांकन शब्द का मतलब क्या होता है कि जब कोई शिक्षक अपने जो छात्र हैं उनकी शैक्षिक तत्परता, सीखने की प्रगति, कौशल अधिग्रहण और छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को मूल्यांकन करने, मापने और दस्तावेज के लिए उपयोग करता है। ठीक है, उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई टीचर किसी तरीके को या फिर किसी सिस्टम को यूज़ करके ये समझने की कोशिश करता है या मापने की कोशिश करता है कि जो उसका छात्र है वो कितना सीखने के लिए तैयार है, या फिर उसको जो सिखाया जाता है वो कितना ग्रहण कर सकता है, या फिर उसने जो सीखा है वो किस हद तक सीखा है, उसका स्तर क्या है, ये जानने के लिए जिन चीज़ों की वह आवश्यक उपयोग करता है उसे मूल्यांकन कहते हैं। और उनका फिर वो रिकॉर्ड बनाता है, रिकॉर्ड के रूप में उनको दर्शाता भी है। ठीक है, जबकि मूल्यांकन अक्सर पारंपरिक प्रशिक्षणों से युक्त होते हैं। जो मूल्यांकन होता है वो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल उसके जो परीक्षण चलते आ रहे हैं, टेस्ट, परीक्षण का मतलब हो गया टेस्ट चलते आ रहे हैं, उससे युक्त होते हैं। विशेष रूप से परीक्षण लैब द्वारा विकसित मानकीकृत परीक्षण और छात्रों की बड़ी आबादी के लिए प्रशासित किया जाता है। मतलब जो लैब में, या फिर लैब का मतलब यहाँ पे साइंस वाली लैब नहीं होता, लैब मतलब होता है जहाँ पे किसी चीज़ का प्रयोग करके देखा जाता है। तो जो टेस्ट होते हैं वो तैयार किए जाते हैं, वो इसलिए तैयार किए जाते हैं कि वो एक बड़ी आबादी और एक बड़े छात्र समूह पे अप्लाई किए जा सकें। शिक्षक मूल्यांकन उपकरण के विभिन्न प्रकार का उपयोग करते हैं और एक 4 साल की उम्र के किंडरगार्टन के लिए तत्परता से लेकर 12वीं कक्षा के छात्र की उन्नत भौतिकी की समझ से सब कुछ मापने के तरीकों का उपयोग करते हैं। मतलब जब विशेषज्ञ जब ये बनाते हैं, टेस्ट बनाते हैं, तो वो सबके लिए किसी मूल्यांकन के प्रकार में सबके लिए इंक्लूड करते हैं। मतलब एक प्रकार के टेस्ट को आप वो इस मतलब इतने प्रकार के टेस्ट बनाते हैं कि वो किंडरगार्टन में जो केजी, जिसको हम केजी बोलते हैं किंडरगार्टन, उसमें जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए भी मापन का तरीका है, और जो 12वीं क्लास में जो फिजिक्स पढ़ रहा है, मतलब कि उच्च स्तर, आप पर्टिकुलर 12वीं क्लास के फिजिक्स को शब्द को ना देखें, उनका ये शब्द यूज करने का मतलब ये हो गया कि स्तर के हिसाब से, मतलब वो एक बड़े स्तर तक के मूल्यांकन का भी प्रयोग करते हैं, उपकरण का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, जिस तरह अकादमिक पाठ में अलग अलग कार्य होते हैं, आंकलन आमतौर पर सीखने के विशिष्ट तत्वों को मापने के लिए तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक छात्र के पास पहले से ज्ञान या कौशल के बारे में ज्ञान स्तर है, जबकि शिक्षक जो ग्रंथ और पठन को सिखाने का विभिन्न प्रकार के शिक्षणों को समझने की, विश्लेषण करने की क्षमताओं की योजना बना रहा है। इसका मतलब है कि एक बच्चे के पास किसी एक चीज़ के बारे में पहले से ज्ञान है, लेकिन जो टीचर है वो उसके जो सीखने का तरीका है उसके और जो समझने के तरीका है उसके बारे में, उसकी विश्लेषण करने की और उसकी क्षमता के बारे में योजना बना रहा है कि वो कितना सीख सकता है, वो कितना ग्रहण कर सकता है। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट हम बीच में छोड़ के चलेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अलग मतलब जैसे नॉर्मल बच्चों के हिसाब से भी बनाया गया है, इसमें मतलब अतिरिक्त चीज़ें भी दी गई हैं, तो वो हमारे सिलेबस में, या फिर ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है, ऐसा कुछ है नहीं, तो हम उसको छोड़ के चलेंगे। तो आप वो ऐसा ना समझें कि हमने स्किप कर रहे हैं, क्योंकि अब जैसे ये इतनी बड़ी परिभाषा हम याद कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम में पूछने वाली नहीं है, ये बस बेसिक समझ के लिए है, क्योंकि ये जो कंटेंट है वो पूरा 2 साल का बनाया गया है, लेकिन हमें अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र अधिगम पर अनुभवजन्य आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, कार्यों को प्रशिक्षित करते हैं, छात्र अधिगम के सुधार शामिल है। मतलब मूल्यांकन के अंतर्गत क्या होता है कि हम एक बच्चे के उसके जो एक्सपीरियंस के जो आंकड़े हैं उनका उपयोग करके किसी कार्यक्रम को लागू करते हैं उनके ऊपर, और जो उसमें सुधार हो सके उसको जानने का प्रयास करते हैं। मूल्यांकन छात्रों को उनके शैक्षिक अनुभवों के परिणाम स्वरूप उनके ज्ञान, समझ और उनके ज्ञान के साथ क्या कर सकता है, इसकी गहरी समझ विकसित करने के लिए कई विविध स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करने और चर्चा करने की प्रतिक्रिया। मतलब किसी बच्चे के ज्ञान, उसकी समझ और उसके पास किस प्रकार की कौशल हैं, उसको जानने व उनको किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, उनका स्तर क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए एक प्रक्रिया का रूप है।
इस प्रक्रिया का समापन तब होता है जब मूल्यांकन परिणाम का उपयोग बाद में सीखने के सुधार के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। इसको छोड़ के हम डायरेक्ट एलिमेंट्स पे पढ़ते हैं। ठीक है, ये कौन नहीं, ये इतना इनरेलीवेंट है, अभी रेलिवेंट है नहीं। जो मूल्यांकन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं वो पढ़ते हैं। मौलिक तत्व है, इच्छित परिणामों के परिणामों का विवरण तैयार करना, मतलब जो हम चाहते हैं वो कौन से परिणामों को हम जानते हैं उनको एक लिस्ट बनाना। छात्रों को क्या जानना चाहिए, समझना चाहिए और शिक्षित होने पर अपने ज्ञान के साथ क्या क्या करना चाहिए के बारे में उद्देश्य का वर्णन। हमें पहले से ही उद्देश्य अपने निर्धारित करने होते हैं जिनके बारे में हम असेसमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन का एक पहला जो मौलिक तत्व है वो है कि जो परिणाम हम चाहते हैं उनके बारे में उनके उद्देश्यों का वर्णन करना। फिर है मूल्यांकन उपायों का विकास और चयन करना। मूल्यांकन उपायों का विकास व चयन करना, यह जानने के लिए कि हमारे इच्छित सीखने के परिणाम प्राप्त हुए हैं या नहीं। इस आंकलन करने के लिए आंकड़े एकत्रित करने के उपायों को डिजाइन करना व चयन करना इसके अंतर्गत शामिल है। मतलब अगर हमें ये जानना है कि हमने जो सिखाया है वो बच्चा किस हद तक सीखा है, तो यह जानने के लिए हम जिन आंकड़ों का या जिन तथ्यों का प्रयोग करते हैं उनको डिजाइन करना है, उनको चयन करना कि हमें क्या प्रयोग करके ये जानना है। फिर प्रत्यक्ष आंकलन होता है, डायरेक्ट असेसमेंट। परियोजनाओं, उत्पादों, अनुसंधान पत्र, शोध प्रदर्शनियाँ, केस स्टडी, नैदानिक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो, साक्षात्कार और मौखिक परीक्षा, जो छात्रों को यह दिखाने के लिए कहते हैं कि वे क्या जानते हैं, अपने ज्ञान के साथ क्या कर सकते हैं। प्रत्येक आंकलन का मतलब हो गया कि हम सीधा सीधा उनसे पूछते हैं, या तो कोई टेस्ट ले लिया जिससे हम डायरेक्टली उनसे पूछ लेंगे, या फिर उनके किसी को काम करते हुए हमने कोई देखा, वो कोई उसको प्रदर्शनी के लिए दे दिया, किसी पे रिसर्च करने के लिए कुछ दे दिया, या फिर उसका इंटरव्यू हो गया, या मौखिक हमने क्वेश्चन पूछ के उसका असेसमेंट कर लिया। तो इस प्रकार के आंकलन को हम कहते हैं प्रत्यक्ष आंकलन, जो जिसके परिणाम तुरंत हमें मिल जाते हैं, या फिर जो डायरेक्टली पता होता है बच्चे को कि उसका असेसमेंट है। अप्रत्यक्ष आंकलन स्वयं रिपोर्ट उपाय जैसे कि सर्वेक्षण, जिसमें उत्तरदाता अपने ज्ञान के साथ क्या कर सकता है, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में अपनी धारणाएं साझा करते हैं। अब अप्रत्यक्ष आंकलन हमने उसको किसी कोई ऐसा कार्य दे दिया जिसमें वो स्वयं खुद के बारे में बताएगा। ठीक है, और वो जो बताएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि इसने कहाँ तक क्या कुछ सीखा है। परिणाम के लिए अनुभवी अग्रणी अनुभव निर्माण, यह सुनिश्चित करना कि छात्रों को अपने पाठ्यक्रम के भीतर और बाहर दोनों तरह के अनुभव हैं जो उन्हें सीखने के लिए परिणामों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। अब जो हम एक्सपीरियंसेस उनको पहले करवाएंगे, जो चीज़ें हम उनको सिखाएंगे, उन्हीं से हमें आउटकम निकालना है कि वो उन्होंने क्या सीखा है। ठीक है, शिक्षण और शिक्षण और सीखने में सुधार के लिए मूल्यांकन परिणामों का विवेचन और उपयोग करना, मतलब बच्चे को सीखने और उनमें क्या सुधार कर सकते हैं, उनका जो मूल्यांकन करने के बाद जो हमारे पास अंतिम जो घटक हमारे पास मूल्यांकन का है वो है कि जब हमारे पास आउटकम आ जाता है, बच्चे के रिजल्ट हमारे पास होता है, तो हमें उस पर चर्चा करना होता है, उसको एनालिसिस करना होता है कि बच्चे ने क्या सीखा और किस स्तर तक सीखा और उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये मूल्यांकन चक्र है जिसमें फॉर्मुलेट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंड लर्निंग आउटकम्स, जो परिणाम हमें मिलते हैं उनसे हम क्या करते हैं, डेवलप्ड और सेलेक्ट असेसमेंट मेजर्स, मतलब हमने कोई टेस्ट लिया था, उसके बाद हमें ये परिणाम मिले, तो हम अभी अगले टेस्ट की तैयारी करते हैं। फिर जो टेस्ट हमने मिला, क्रिएटिंग एक्सपीरियंस लीडिंग टू आउटकम्स, जो आउटकम्स हमें मिलते हैं उस हिसाब से हम उन पे डिस्कस करते हैं कि जो असेसमेंट का रिज़ल्ट हमें आया था उससे हम किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसके बाद में हम वो इम्प्रूवमेंट करके उन्हें फिर वापस से उसी लर्निंग का जो जो मतलब हमने उनको सिखाया उसका आउटकम हमें मिल जाता है। तो ये एक चक्र चलता रहता है। पहले हमने बच्चे को कुछ सिखाया है, तो वो सीखा हुआ हमारे पास है,
उस पे हम एक टेस्ट का असेसमेंट करते हैं उसका। तो असेसमेंट करने के बाद हमें पता चलता है कि जो हमने सीखा है वो कहाँ तक सीखा है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उस रिज़ल्ट को हम कैसे सुधार सकते हैं। फिर इम्प्रूवमेंट करने के बाद में उस पे अप्लाई करते हैं, बच्चे को इम्प्रूव करते हैं और फिर हमारे पास एक स्तर आ जाता है। अब हम इसका तो ये चक्कर इस प्रकार से चलता रहता है। इसमें 4 चरण शामिल हैं। प्लान, डू, चेक, एक्ट। पहले प्लान करना है, फिर काम करना है, फिर उसको चेक करना है, फिर उस पे उसके अनुसार एक्शन करना है। योजना, मैं जो चाहता हूँ छात्र वो सीखे। इस चरण में मूल्यांकन का पहला मूलभूत घटक शामिल है। इच्छित परिणाम, सीखने के परिणामों का विवरण, मतलब हम उसको क्या सिखाना चाहते हैं, ठीक है? और उनको तैयार करना कि मैं उनको क्या सिखाना। इसका मतलब है कि क्या करना, मैं प्रभावी ढंग से कैसे सिखाऊँ, मैंने जो बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ मैं उसको एकदम इफ़ेक्टिवली कैसे पढ़ाऊँ कि वो बच्चा पूरी तरह से सीख सके। इस चरण में दूसरे और तीसरे मूल घटक शामिल हैं। मूल्यांकन के परिणामों का विकास करना या चयन करना और परिणामों के लिए अग्रणी अनुभव बनाना। मतलब इसमें हम परिणाम जो मिल गए हैं उसके बाद में उन उन परिणामों को निकाल के उनको चयन करना है कि हमें आगे के लिए किस प्रकार के परिणाम चाहिए और आगे हमें कैसे अनुभव बच्चे को देने हैं जिससे कि परिणामों में सुधार आ सके। क्या मेरे परिणाम पूरे हो रहे हैं? इस चरण में मूल्यांकित आंकड़ों का मूल्यांकन शामिल है। मतलब जो टेस्ट हमने लिया है उसके बाद में हम उसको देखते हैं कि क्या मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, जो मैंने पढ़ाया था, क्या वो पूरा हो गया है? फिर है करते मैंने जो सीखा है उसका उपयोग कैसे करूँ? मतलब हमने जो इस मूल्यांकन से टीचर ने जो सीखा है कि उसे क्या इम्प्रूव करना है उसको हम लागू कैसे करें? इस चरण में सफल प्रथाओं को मजबूत करना और सीखने को बढ़ाने के लिए अभ्यास करना शामिल है। ठीक है? अभी इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे छात्रों का जो असेसमेंट है वो उसका पर्पज़ क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। उन प्रकारों को हम पढ़ेंगे और उसके बाद में देखिए इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें स्पेशल एजुकेशन से किस प्रकार से रिलेटेड है, ठीक है? ये रिलेटेड इसलिए हैं क्योंकि हम अगर इनके नॉर्मल अगर जब तक हम इनके जो नॉर्मल मीनिंग है उसको हम नहीं समझेंगे तब तक हम उसको स्पेशल जो बच्चे हैं उनमें लागू करने के तरीके को भी हम नहीं समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये जब हम समझेंगे तभी ये समझ पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि अब सिलेबस इतना तो है नहीं कि सिर्फ एक ऊपर से असेसमेंट की परिभाषा हमने पढ़ ली और हमारा पूरा काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा कि क्योंकि क्वेश्चन जब बनेगा तब हमें किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, ठीक है? और जैसे असेसमेंट के टाइप्स भी पढ़ने पड़ेंगे, उसके अप्रोचेस भी पढ़ने पड़ेंगे। सिलेबस में सिर्फ नाम दिया गया है, उस नाम सब पढ़ने काफ़ी नहीं होगा। जब क्वेश्चन बनता है तो उसके अंदर से डीप डाउन पूछा जाता है, ठीक है? तो आप मैं तो देखो पूरा पढ़ाऊँगा, बाकी आपकी इच्छा है आप उसको किस तरह से देखते हैं। लेकिन हमें पढ़ना पूरा ही पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि ये मान लीजिए कि राजस्थान में जो हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान में जो हमारी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होता है, सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है उसके इक्विवेलेंट है। तो आप उनका सिलेबस देख लीजिए सेकंड ग्रेड वालों का और फिर इसको देख लीजिए। तो उसी हिसाब से हमको तैयारी भी करनी होगी। अगर ऐसे नॉर्मल हम असेसमेंट क्या होता है पढ़ के चले जाएंगे, टाइप्स पढ़ लेंगे योगा फॉर्मेटिव समेटिव और बस हो गया, तो ऐसे नहीं होने वाला है। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, स्पेशल के से जोड़ के पढ़ना पड़ेगा और नॉर्मल के साथ पढ़ना पड़ेगा। स्पेशल से तब तक आप नहीं जोड़ पाएंगे जब तक आप नॉर्मल ही इसको नहीं पढ़ेंगे। तो उसी तरीके से आपको तैयारी करवाई जा रही है। और ये RCI नहीं तो दिया होगा ओपन यूनिवर्सिटी को, ये जो PDFs हमारे पास हैं, जो मैटर जो ओपन यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है बच्चों के लिए, और यही बुक्स वो देते, प्रिंट करके भी देते हैं। जो हमारे पास बुक्स आती हैं ना ऑनलाइन, जो भी बच्चे डिस्टेंस से करते हैं उनके पास जो बुक्स आती हैं वो यही PDFs आती हैं प्रिंट होके, ठीक है? और जो बच्चे
देखिए जैसे आपने इग्नू का कभी फॉर्म भरा होगा तो वो पूछते हैं कि आपको डिजिटल फॉर्म में चाहिए या फिर आपको चाहिए कि या तो आपको डिजिटल फॉर्म में चाहिए या प्रिंट फॉर्म में चाहिए। तो प्रिंट फॉर्म के वो अलग से पैसे चार्ज करते हैं और डिजिटल फॉर्म में वो आपको पीडीएफ देते हैं। तो ये वही चीज़ है। तो कंटेंट आरसीआई ने और जो यूनिवर्सिटी ने दिया है वो हमको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत टाइम निकल गया है। अभी तक अगर नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप पीछे हैं। और एक चीज़ मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि इनकी भी मैं लेके आऊँगा क्लास, MCQ सीरीज़ भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप अपने MCQ सीरीज़ को ज़रूर पढ़ें और जो पीछे की क्लासेस हैं उनको भी कंप्लीट करके MCQs को अटेंड करें, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि आप पूरी क्लासेस अटेंड करके ही उनको अटेम्प्ट करें, जिससे आपको क्वेश्चंस आप करेंगे और आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जो सिलेबस दिया गया है उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं कर पा रहा हूँ। धन्यवाद।